हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी के लिए मैं ये जो बैंक ऑडिट की वीडियो लाया हूँ, जिसमें कि आपके लिए सीए फाइनल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला जो चैप्टर है बैंक ऑडिट का। और इसको हमें फटाफट से कर लेना चाहिए, क्योंकि ये मोस्टली आईसीआई इसमें से पूछता है बैंक ऑडिट में से। और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो गो थ्रू कर लोगे आप फटाफट से। और मैंने ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका भी वीडियो डाल रखा है, तो उसे भी ज़रूर चेक कर लेना। साथ ही साथ आपके लिए मैंने एक रैप सॉन्ग डाला है, उसे भी ज़रूर देख लेना, थोड़ी मोटिवेशन आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। तो फटाफट से शुरू करते हैं बैंक ऑडिट की इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन अराइज इन द ऑडिट ऑफ बैंक। जब आप ऑडिट कर रहे होते हो बैंक का, कौन से कहाँ पे स्पेशल आपको ऑडिट कंसिडरेशंस रखनी होगी। तो पहला है, नेचर ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद द ट्रांजेक्शन। जो रिस्क एसोसिएट होता है ट्रांजेक्शन से, एक तो वहाँ पे आपको कंसिडरेशन रखनी होगी। बैंक का जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है वो बढ़ता जा रहा है, तो वहाँ पे भी आपको एक ऑडिट कंसिडरेशन रखनी होगी। आप टेंशन मत लो, आपको यहाँ पे पॉइंट्स भी याद करवा दूंगा मैं फटाफट से। फिर थर्ड पॉइंट है, एक्सटेंसिव डिपेंडेंट है आईटी का। जो इतनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है बैंक में, उस पे डिपेंड किस पे करती है वो ज़्यादातर आईटी आईटी पे डिपेंडेंट होती है, तो उस पे भी हमें कंसिडरेशन रखनी होगी। फोर्थ पॉइंट है कि जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको भी कंसिडर करना होगा। और फिफ्थ पॉइंट है, जितनी न्यू 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 सर्विसेज देता जाता है बैंक, तो उनकी जो डेवलपमेंट होती जा रही है, उसका उसका भी कंसिडरेशन चेक करना पड़ेगा कि वो मैच है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस के साथ या नहीं। तो इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो याद करनी है आपको, क्रेस। सी से आपको याद करना होगा कंटिन्यू डेवलपमेंट। फिर आर से याद करना होगा रिस्क एसोसिएटेड विद द ट्रांजैक्शंस। ई से याद करना होगा एक्सटेंसिव डिपेंडेंट ऑन आईटी। एस से पॉइंट है स्केल ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस। और फिर एस से है स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है, नेम द लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग द फंक्शंस ऑफ बैंक्स इन इंडिया। मोस्टली ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। पहला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। दूसरा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। थर्ड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955। फोर्थ है इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट 2000। फिर फिफ्थ है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। और सिक्स्थ है कंपनीज एक्ट 2013। मैंने इसको ईयर वाइज के क्रोनोलॉजी में लगाया है, तो आप इसको ऐसे ही याद करना। आरबीआई 1934, फिर उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, फिर एसबीआई एक्ट 1955, फिर आईटी एक्ट 2000, फिर पॉमला एक्ट 2002, फिर दो 2013 में कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कंडक्टिंग एन ऑडिट, कितनी स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं जब आप बैंक का ऑडिट कर रहे होते हैं, तो उसमें या ब्रांच का ऑडिट कर रहे होते हो, तो कितनी स्टेजेस होती हैं। उसमें 5 स्टेजेस होती हैं। उसको याद करते हैं। सबसे पहले इनिशियल कंसिडरेशन, अंडरस्टैंडिंग, रिस्क असेसमेंट, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग। फिर से मेरे साथ बोलो जल्दी जल्दी। इनिशियल कंसिडरेशन, अंडरस्टैंडिंग, रिस्क असेसमेंट, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग। तो इनिशियल कंसिडरेशन में आप क्या चेक करोगे कि आपका जो टर्म्स हैं ऑडिट एंगेजमेंट के वो कैसे हैं। आपने कम्युनिकेट करना होगा प्रीवियस ऑडिटर के साथ। फिर आपको प्लानिंग करनी होगी और एक एंगेजमेंट टीम का इस्टेब्लिशमेंट करना होगा। ठीक है, तो आप इसके जो है पॉइंट्स की जो फर्दर इसके, जैसे इनिशियल कंसिडरेशन है, उसके अंदर आप जितने पॉइंट्स याद कर पाओ उतने याद कर लेना। लेकिन यहाँ पर हम लोग मिनिमम 4 पॉइंट्स हैं, याद करेंगे ही करेंगे। पहले आप मेरे साथ बोलो, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट इनिशियल कंसिडरेशन में देखना ही होता है, याद हो जाएगा आराम से। दूसरा पॉइंट है प्रीवियस ऑडिटर के साथ कम्युनिकेशन करना। फिर प्लानिंग करोगे और साथ में क्या करोगे, ऑडिट टीम का एंगेजमेंट करोगे, इस्टेब्लिश एंगेजमेंट टीम। फिर अंडरस्टैंड करना होगा एनवायरनमेंट को, अंडरस्टैंड करना होगा बैंक को। तो उसके लिए आपको क्या 3 पॉइंट्स याद करने हैं। अंडरस्टैंडिंग द बैंक एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। तो पहले आप बैंक को अंडरस्टैंड करोगे, उसके एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करोगे और उसके इंटरनल कंट्रोल को।
ये कौन सा एसए होता है, एसए 315, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि इसको, बैंक को, उसके एनवायरनमेंट को और उसके इंटरनल कंट्रोल को। तो पहला पॉइंट याद हो गया होगा। सेकंड पॉइंट है अंडरस्टैंड द बैंक अकाउंटिंग प्रोसेस। बैंक की अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे है, क्योंकि वो आरबीआई के थ्रू रेगुलेशन होता है उसका, इस चक्कर में हमें उसका अकाउंटिंग प्रोसेस भी एक बार अंडरस्टैंड करना होगा। और थर्ड पॉइंट है अंडरस्टैंड द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। जो बैंक का रिस्क है उसको कैसे बैंक मैनेज करता है, उसको भी हमें क्या करना होगा, एक बार अंडरस्टैंड करना होगा उस मैनेजमेंट प्रोसेस को, रिस्क से जो रिलेटेड है। तो आपके ये 3 पॉइंट हो गए, लेकिन मैंने थर्ड पॉइंट को हाईलाइट कर रखा है ब्लैक से। क्यों कर रखा है, क्योंकि इसके अंडर भी 5 पॉइंट्स आते हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज में याद कर लेंगे फटाफट से, और वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। फिर आ जाता है हमारा थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में होता है आपका रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट कैसे करोगे, पहले क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है रोमम को, आइडेंटिफाई एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स। फिर उसके बाद जो एसेस करेंगे फ्रॉड कोई है हुआ हुआ है, इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, पहले फ्रॉड को भी एसेस करेंगे और क्या एसेस करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग को भी। कोई अगर स्पेसिफिक रिस्क है तो उसको भी एसेस करेंगे। और अगर कोई बैंक ने आउटसोर्स कर रखी है ट्रांजैक्शन, तो उससे रिलेटेड कोई रिस्क है तो उसको भी हम चेक करेंगे। तो आपको क्या करना है, ये 4 पॉइंट्स रिस्क असेसमेंट के भी याद करने हैं। आइडेंटिफाई द रोमम, असेस द फ्रॉड इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग, असेस द स्पेसिफिक रिस्क और रिस्क एसोसिएटेड विद द आउटसोर्सिंग ऑफ एक्टिविटीज। फिर उसके बाद क्या करोगे, आप एग्जीक्यूट करोगे। एग्जीक्यूशन में क्या होगा, जैसे आपने अंडरस्टैंड कर लिया और रिस्क असेस कर लिया, तो अब आप क्या करोगे, एग्जीक्यूशन करोगे। अपनी टीम के साथ डिस्कशन करोगे। सबसे पहले नॉर्मल पॉइंट सोचोगे, खुद से खुद पॉइंट बनते हैं आपके। सबसे पहले आप क्या करोगे, डिस्कस करोगे अपनी टीम के साथ जो आपने अंडरस्टैंडिंग ली सेकंड पॉइंट में और थर्ड पॉइंट में रिस्क असेसमेंट किया। उसके बाद आप एंगेजमेंट टीम के साथ डिस्कस करोगे, फिर रिस्पॉन्स बनाओगे टू असेस द रिस्क, कि एक रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे कि रिस्क को असेस करने में। थर्ड पॉइंट है आप एक ऑडिट स्ट्रैटेजी डेवलप करोगे, ऑडिट स्ट्रैटेजी डेवलप करोगे। फोर्थ है प्लानिंग करोगे, कैसे आप ऑडिट प्लान बनाना है, ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम बनाओगे। फिर आपको मटीरियलिटी देखनी होगी, डिटरमाइनिंग द मटीरियल ऑडिट मटीरियलिटी। और फिर आपको बैंक का कंसिडर करना पड़ेगा गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कौन सा एसए है, एसए 570। फिर आपको बैंक के बारे में फिर क्या होगा, रिपोर्ट बनेगी। आपने सारा काम कर लिया, ऑडिट कर लिया, तो फिर उसके बाद क्या होगा, रिपोर्ट बनेगी। उसमें एक तो इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट जाती है, और कौन सी जाती है, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। बैंक में एक रिपोर्ट और जाती है, कौन सी, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं, जो कि अंडरस्टैंडिंग का जो थर्ड पॉइंट था, अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, उसको पढ़ लेते हैं। उसके अंदर जो 5 पॉइंट्स आते हैं उसे देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, उसमें ये जो 5 पॉइंट्स हैं बस इसे रट लो, और जो मन में आए इसके अंदर के पॉइंट्स जो जैसे ठीक लगे उसको लिखाना। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 5 हेडिंग्स आपने सेम की सेम चिपका दी इस क्वेश्चन में, तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स आ जाएंगे। पहला है पॉइंट, ओवरसाइट बाय दोज चार्ज विद गवर्नेंस। देखो, समझते भी रहना पड़ता है, थोड़ा सा रटते भी रहना पड़ता है, तभी गाड़ी चलेगी। पहला है ओवरसाइट बाय दोज चार्ज विद गवर्नेंस। सेकंड है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क। थर्ड है कंट्रोल एक्टिविटीज। फिर है फोर्थ पॉइंट मॉनिटरिंग एक्टिविटीज। फिफ्थ है रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसकी मैंने मेमोरी टेक्निक बना रखी है, आपको मेरे साथ 2 बार बोलना होगा। OICMR, OICMR। ओ से ओवर oversight by those charged with governance, identification, measurement and monitoring of risk। C से control activities, M से monitoring activities, R से reliable information system। अब हम लोग चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट MCQ से थोड़ा रिलेटेड पॉइंट है जो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक बोनस टिप भी, अगर आप यहाँ तक आ गए हो वीडियो के, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अब क्या है, पहला पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं। एज पर RBI गाइडलाइंस, द ब्रांच इज रिक्वायर्ड टू either call the customer or email him for any check received for the amount of 5 lakh and above in respect of inward clearance। The auditor may verify the compliance on test check। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि भाई
जो बैंक को कस्टमर से जो होता है रिसीविंग लेनी होती है, एक बार वेरीफाई करवाना होता है कितने अमाउंट की क्लियरिंग्स पर आरबीआई की गाइडलाइंस के थ्रू, जो आरबीआई की गाइडलाइंस इशू हो रखी हैं उसके थ्रू कितने अमाउंट तक का अगर जो चेक है वो कितने अमाउंट के लिए है क्लियरिंग के लिए, तो वो 5 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 1 लाख है, तो आंसर है 5 लाख। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इफ द से ये जो सेकंड और थर्ड पॉइंट है ये जो रिलेटेड है वो एनपीए है, एनपीए से रिलेटेड है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट से रिलेटेड है ये सेकंड और थर्ड पॉइंट जो एमसीक्यूज के हैं। पहला है, मतलब सेकंड पॉइंट है, इफ द सेल इज एट प्राइस बिलो द नेट बुक वैल्यू, अगर आपने जो एनपी सेल करा वो प्राइस बिलो द नेट बुक वैल्यू से कम है, तो जो शॉर्टफॉल होगा आपको क्या करना होगा, क्योंकि आपने नेट बुक वैल्यू ज़्यादा थी और सेल प्राइस कम हो गया, तो जो डिफरेंस आएगा मतलब आपको लॉस हो गया, जो आप डेफिशिट डेफिशिट कह सकते हो उसे, तो इसको जो शॉर्टफॉल होगा वो उसे डेबिट करना होगा आपको पीएनएल में उसी साल के, जब पीएनएल बनाओगे उसी साल में आपको इसे डेबिट करना होगा। थर्ड स्टेटमेंट है, इफ द सेल इज फॉर वैल्यू हायर देन द नेट बुक वैल्यू, अगर आपने सेल ज़्यादा कर दी, सेल प्राइस ज़्यादा था नेट बुक वैल्यू से, तो जो एक्सेस होगा उसको आप उस प्रोविजन को आप रिवर्स नहीं करोगे कि आपने रिवर्स एंट्री डाल दी, लेकिन आपको क्या करना होगा, अगर किसी में आपको शॉर्टफॉल हुआ होगा नॉन परफॉर्मिंग फाइनेंशियल एसेट में, तो आप उसको उधर वहां से एडजस्ट करोगे। अब फोर्थ पॉइंट का जो है कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशो, इसका आपने आईपीसीसी या इंटरमीडिएट में क्वेश्चन कर रखा होगा प्रैक्टिकल, लेकिन हो सकता है आई से एमसीक्यू में ये पूछ ले, एलिजिबल टोटल कैपिटल फंड्स दे दे और रिस्क वेटेड एसेट्स दे दे आपको ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स की, तो आपको पूछ ले कि कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको बस फॉर्मूला याद करना है, इसमें और कुछ नहीं करना, एलिजिबल टोटल कैपिटल फंड्स डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्वेश्चन है, कंप्लायंस विद सीआरआर एंड एसएलआर रिक्वायरमेंट्स, कि आपको जो कंप्लायंस करनी होती है कैश रिजर्व रेशियो से एंड एसएलआर मतलब कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की रिक्वायरमेंट क्या है। एक तो क्या होता है, जब कैश रिजर्व रेशियो जो है इज अ मिनिमम फ्रैक्शन, आपको मिनिमम फ्रैक्शन रखना होगा किसको, बैंक को, ऑफ द टोटल डिपॉजिट ऑफ कस्टमर्स विच कमर्शियल बैंक्स हैव टू शो होल्ड एज रिजर्व्स, या तो रिजर्व्स के तरह रखना होगा या फिर डिपॉजिट करना होगा विद द सेंट्रल बैंक, या तो डिपॉजिट करना होगा किसके, किसको डिपॉजिट करना होगा, सेंट्रल बैंक को। ठीक है। और इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ आ जाती है, आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में भी आ जाती है। आरबीआई क्या करता है, टाइम टू टाइम क्या करता है, रिव्यू करता है और लिक्विडिटी सिचुएशन देखता है, तो उस हिसाब से वो कैश रिजर्व रेशियो को जो परसेंटेज होती है उसे डिसाइड करता है। एक तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की भी रिक्वायरमेंट है कैश रिजर्व रेशियो की, एंड आरबीआई जो है लिक्विडिटी देखते हुए कैश रिजर्व रेशियो की सिचुएशन बताता है और उसको मेंटेन करने के लिए कहता है किसे, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को। और ऑडिटर को, ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखना होगा, ऑडिटर को नीड कर ऑडिटर नीड्स टू रेफर द मास्टर सर्कुलर इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन दिस रिगार्ड, और सीआरआर रिक्वायरमेंट्स के लिए चेक करने के लिए ऑडिटर को क्या करना होगा, मास्टर सर्कुलर जो इशू हुआ है उसको रेफर करना होगा। तो कैश रिजर्व रेशियो यहाँ पे आपको खत्म हो जाएगा। फिर आप यहाँ हम आ जाते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में। इसमें दे रखा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है, अब क्या होता है बैंक जो है हमेशा लोन उस कमाता कैसे है, वो लोन देता है और उससे इंटरेस्ट कमाता है। ठीक है। लेकिन आप सारा का सारा लोन भी नहीं दे सकते, आपको कुछ ना कुछ लिक्विडिटी रखनी होगी अपने बैंक में। तो एक बार हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। Statutory liquidity ratio is the requirement that every scheduled commercial bank in India is required to maintain in the form of liquid asset की तरह रखना होगा, such as gold, cash, government approved securities before providing credit to the customer। कस्टमर को लोन देने से पहले आपको क्या करना होगा, लिक्विडिटी मेंटेन रखनी होगी बैंक में, या तो गोल्ड के फॉर्म में या कैश के फॉर्म में, एंड गवर्नमेंट अप्रूव सिक्योरिटीज के फॉर्म में। अच्छा, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक रिक्वायरमेंट होता है, ऑडिटर सेंट्रल ऑडिटर जो होते हैं
उनको आरबीआई की रिक्वायरमेंट को फॉलो करना होता है, वो सेकंड पॉइंट में गिवन है। ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिक्वायर्स स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स of bank to verify the compliance with SLR requirement of 12 odd dates in different months। आपको 12 डेट्स में जो है डिफरेंट मंथ्स की उस पूरे फाइनेंशियल फिजिकल ईयर के अंदर SLR रिक्वायरमेंट की वेरीफाई करना होगा, कंप्लायंस हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ। क्योंकि SLR का रेट भी जो है आरबीआई इशू करता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है ये भी। तो उसको सेंट्रल ऑडिटर को ये भी वेरीफाई करना होगा, ये भी कंप्लायंस चेक करना होगा। तो उसका जो इसका जो है सेकंड पॉइंट में लिखा है 12 और डेट्स में देखना होगा इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ अ फिजिकल ईयर नॉट बीइंग फ्राइडेज, फ्राइडेज को नहीं, लेकिन वो जो डेट पड़ेगी वो फ्राइडे ना हो, ठीक है। फिर है जो रिजल्टेंट रिपोर्ट बनती है वो आपको टॉप मैनेजमेंट को बताना होगा और रिजर्व बैंक को बताना होगा। और ये जो लास्ट लाइन है जो मैंने हाईलाइट कर रखी है येलो से, करेक्टनेस ऑफ द कंपाइलेशन ऑफ डीटीएल एंड मेंटेनेंस ऑफ लिक्विड एसेट, इसकी जो रिपोर्ट बनेगी वो आपको उसका जो रिपोर्ट होती है इसको आपको मेंटेन करके चलना है और ये आपको इशू करनी होती है, करेक्टनेस चेक करनी होती है, वेरीफाई करना होता है, कंप्लायंस देखना होता है। तो ये वाली लाइन जरूर लिख देना, करेक्टनेस ऑफ द कंपाइलेशन ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज एंड मेंटेनेंस ऑफ लिक्विड एसेट्स। फिर आ जाते हैं क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस में। ये जो क्वेश्चन है आईसीए का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस। तो इसमें हमें ऑडिटर को क्या चेक करना होता है, तो ये मैंने जो कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं और ये बुक से ही मैंने सब कुछ अभी तक के जितने भी क्वेश्चन या आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे वहीं से लिए हैं। तो इसको जरूर कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस में पहला पॉइंट है देयर शुड बी इफेक्टिव स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन विथ रीजनेबली गुड क्रेडिट असेसमेंट। आपको इफेक्टिव स्क्रीनिंग करनी होगी किसकी, एप्लीकेशन की, विथ रीजनेबली गुड क्रेडिट असेसमेंट करके। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना होगा इफेक्टिव स्क्रीनिंग। दूसरा है देयर शुड बी स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द स्टोर एंड इशू ऑफ कार्ड्स। स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना होगा कि ये नहीं कि कार्ड जो है इशू होते जा रहे हैं, कोई स्टोरेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो इसके ऊपर भी आपको चेक करना होगा। देयर शुड बी द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर स्टोरेज एंड इशू ऑफ कार्ड्स। फिर थर्ड पॉइंट है देयर शुड बी अ प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग बाय द मर्चेंट्स ऑफ ऑल सेटलमेंट्स एक्सेप्टेड थ्रू द क्रेडिट कार्ड। आपको अब एकदम क्या होगा, प्रॉम्प्ट रिपोर्ट करना होगा, मर्चेंट को जो होगा प्रॉम्प्ट रिपोर्ट करना होगा कोई भी सेटलमेंट अगर आप क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन से करते हो तो इसका जो प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग होगी। तो पहला पॉइंट था इफेक्टिव स्क्रीनिंग, दूसरा था स्ट्रिक्ट कंट्रोल, तीसरा था प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग। फोर्थ पॉइंट में आ जाओ, तो फोर्थ पॉइंट में लिखा है देयर शुड बी अ सिस्टम टू एंश्योर दैट स्टेटमेंट्स आर सेंट रेगुलरली एंड प्रॉम्प्टली टू द कस्टमर। जो स्टेटमेंट्स बनेंगी क्रेडिट कार्ड की तो वो आपको रेगुलरली सेंड करनी होगी अपने कस्टमर को। फिफ्थ पॉइंट में आ जाओ देयर शुड बी अ सिस्टम ऑफ मॉनिटर एंड फॉलो अप कस्टमर पेमेंट। जो क्रेडिट कार्ड यूज करके कस्टमर ने उसका पेमेंट करा कि नहीं करा तो उसको मॉनिटर करना होगा और फॉलो अप करना होगा। अगर पेमेंट ओवर ड्यू हो जाता है बियॉन्ड अ रीजनेबल गुड पीरियड देयर शुड इट शुड बी आइडेंटिफाइड केयरफुली। पेमेंट अगर ओवर ड्यू हो जाता है, कस्टमर जो है पेमेंट नहीं करता, तो उसको रीजनेबली गुड पीरियड के बाद आपको आइडेंटिफाई करना होगा और उसको केयरफुली अटेंड करना होगा। फिर सिक्स पॉइंट है फॉर डिफॉल्टिंग कस्टमर्स। जो कस्टमर डिफॉल्टिंग है तो आपको उन्हें क्या करना है, और क्रेडिट नहीं देना, क्रेडिट शुड बी स्टॉप्ड बाय इन्फॉर्मिंग द मर्चेंट्स थ्रू पीरियोडिक बुलेटिन्स लगा के एज अर्ली एज पॉसिबल टू अवॉइड इंक्रीज लॉसेज, जिससे कि बैंक का लॉस और ना बढ़े। सेवन पॉइंट है देयर शुड बी अ सिस्टम ऑफ पीरियोडिक रिव्यू ऑफ क्रेडिट कार्ड होल्डर अकाउंट on this basis the limits of customer may be revised if necessary. The review should include determination of the doubtful amounts and provision in respect thereof। तो आपको ये भी एक पीरियोडिक रिव्यू करना होगा अपने कस्टमर का, जो कार्ड होल्डर्स हैं, कि उनको हम कितनी लिमिट दे रहे हैं या लिमिट को रिवाइज करना जरूरी है। तो हमें ये भी पीरियोडिक रिव्यू करना होगा। तो अगर आपको ये जो येलो में हाईलाइटेड याद हो जाते हैं तो आपका ये वाला क्वेश्चन पूरा बन जाएगा। और यही है इसके आपके कीवर्ड्स। देयर शुड बी इफेक्टिव स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन विद रीजनेबली गुड क्रेडिट असेसमेंट। दूसरा है स्ट्रिक्ट कंट्रोल, तीसरा है प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग,
सेंड करना होगा आपको स्टेटमेंट रेगुलरली। फोर्थ है मॉनिटर और फॉलोअप करना होगा कस्टमर पेमेंट को। पेमेंट अगर ओवरड्यू हो गई है तो उसको आइडेंटिफाई करना होगा। डिफॉल्टिंग कस्टमर्स को देखना होगा और पीरियोडिक रिव्यू करना होगा जो क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। गवर्नमेंट ग्रांटेड एडवांसेस, गवर्नमेंट ग्रांटेड एडवांसेस ये क्या है? अगर जो बैंक ने एडवांस दे रखा है किसको, गवर्नमेंट को, वो अगर एनपी हो जाता है तो उसके बारे में बता रखा है, हम वो पढ़ लेते हैं। मोस्टली इस क्वेश्चन का एमसीक्यू टाइप बन सकता है या 3 से 4 मार्क्स का इसका क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन हम एक बार पढ़ लेंगे तो हमें याद रहेगा। पहला पॉइंट है, इफ द गवर्नमेंट ग्रांटेड एडवांसेस बिकम एनपीए, अगर जो गवर्नमेंट को एडवांस दे रखा है वो एनपीए बन जाता है, देन द पर्पस ऑफ इनकम रिकॉग्निशन, जब आप इनकम फिर कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, जो इंटरेस्ट होता है उसको आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? उसको आप एडवांस में नहीं रिकॉग्नाइज मान सकते कि आपको इंटरेस्ट ड्यू हो गया और आपने उसे बुक कर लिया कि भाई इंटरेस्ट मिल गया। देन द पर्पस ऑफ सच इनकम रिकॉग्निशन, इंटरेस्ट ऑन सच एडवांस शुड नॉट बी टेकन इनटू इनकम, आप तब तक उसे इनकम में नहीं लोगे जब तक आपको वो रियलिटी में रियलाइज नहीं हो जाता। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, हाउएवर फॉर द पर्पस ऑफ एसेट क्लासिफिकेशन, जब आप एसेट क्लासिफाई करोगे, क्रेडिट फैसिलिटी बैक्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी, क्या है एसेट क्लासिफिकेशन करते हुए जो गवर्नमेंट ने लोन दे रखा है और उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है और वो ओवर ड्यू भी हो गया है, कैन बी ट्रीटेड एज एनपीए ओनली व्हेन, उसे एनपीए की तरह तभी ट्रीट होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपनी गारंटी को क्या कर देती है, वापस ले लेती है, रेपुडिएट कर देती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, लेकिन जो ये एक्सेप्शन गिवन है इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट गारंटी एडवांसेस वेयर एडवांस is to be considered as NPA if remains overdue for more than 90 days। लेकिन ये जो है सिर्फ और सिर्फ वो स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, जो ऊपर था वो सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी पे ही एप्लीकेबल होगा। और अगर आप फोर्थ पॉइंट में दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, इन केस द बैंक हैज नॉट इन्वोक द सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी, बैंक ने इन्वोक नहीं करता सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी को और वो अमाउंट ओवर ड्यू हो जाता है बहुत समय तक, दो द अमाउंट इज ओवर ड्यू फॉर लॉन्ग, द रीजन फॉर द सेम शुड बी रिपोर्टेड इन लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में, उसकी क्या जाएगी, उसको ड्यूली आपको रिपोर्ट करना होगा LFAR में। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल एंड परचेज ऑफ एनपीए। इसके मैंने 5 पॉइंट्स लिख रखे हैं। पहला है, ओनली सच एनपीए हैज बीन सोल्ड विच हैज रिमेन्ड एनपीए इन द बुक्स ऑफ द बैंक फॉर एटलीस्ट 2 years। आप उसी एनपीए को सिर्फ सोल्ड कर सकते हो जो कि एनपीए आपके स्टेटमेंट्स मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रहा 2 साल तक, विदाउट रिकोर्स ही कर सकते हो। द एसेट्स हैव बीन सोल्ड और परचेज विदाउट रिकोर्स, मतलब कि आपकी कोई उस पर लाइबिलिटी नहीं रहनी चाहिए। फिर सब्सिक्वेंट टू द सेल ऑफ एनपीए, जब आप एनपीए सेल कर दोगे तो बैंक की कोई भी लीगल ऑपरेशनल या अदर टाइप का रिस्क रिलेटेड नहीं रह जाएगा उस एनपीए से। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, द एनपीए हैज बीन सोल्ड एट कैश बेसिस ओनली, आपका एनपीए मर्केंटाइल बेसिस पे नहीं आप सेल कर सकते हो, उसको कैश बेसिस पे ही सोल्ड करना होगा। फिफ्थ पॉइंट है, द बैंक हैज नॉट परचेज द एनपीए विच हैड ओरिजिनली सोल्ड, बैंक जैसे किसी की एनपीए भी खरीद लेता है लेकिन जो आपने एनपीए बेचा था पहले वही सेम एनपीए आप खरीद नहीं सकते फिर वापस। तो ये 5 पॉइंट जरूर याद कर लेना। एनपीए मतलब कीवर्ड्स याद करवा देता हूँ, एटलीस्ट 2 years, इससे याद आ जाएगा, विदाउट रिकोर्स, बैंक डज नॉट एज्यूम एनी रिस्क, कैश बेसिस ओनली, नॉट परचेज द सेम एनपीए विच हैज ओरिजिनली सोल्ड। तो एटलीस्ट 2 years, विदाउट रिकोर्स, बैंक डज नॉट एज्यूम, कैश बेसिस ओनली, नॉट परचेज द एनपीए विच इज ओरिजिनली सोल्ड। फिर ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, बेसल 3 फ्रेमवर्क। बेसल 3 के जो नॉर्म्स हैं रिलेटेड किससे हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट होती है बैंक की, उसको फॉलो करने के लिए, उसको रिक्वायर कंप्लायंस के लिए इसे बेसल 3 फ्रेमवर्क बनाया गया। बेसल कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म आर मेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर, जिससे कि
जो डिपॉजिटर हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए ये बेसल 3 फ्रेमवर्क बनाया। इससे होता क्या है ये पढ़ते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसल 3 एम्स एट इम्प्रूविंग द बैंकिंग सेक्टर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द शॉक्स। कोई एकदम से क्या होता है, मोटा लोन लिए बैठा है, जैसे आपको पता है विजय माल्या वगैरह, इन्होंने मोटा लोन ले रखा था और एकदम से भाग गए, तो इससे क्या हुआ, एक इफेक्ट पड़ता है हमारे बैंक के अंदर। तो बेसल 3 से क्या होता है, अगर आपने ये फ्रेमवर्क फॉलो कर रखा है बैंक ने, तो जो एकदम से शॉक पड़ता है बैंक में वो एब्जॉर्ब हो जाता है, रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है और ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। ठीक है, तो इम्प्रूव द बैंकिंग एबिलिटी टू एब्जॉर्ब शॉक्स, इम्प्रूविंग रिस्क मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रेंथनिंग द बैंक्स ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, बेसल 3 फ्रेमवर्क का जो मेमोरी टेक्निक है वो है रैट, RAT, रैट, रिस्क मैनेजमेंट, एब्जॉर्ब शॉक्स, T से ट्रांसपेरेंसी। फिर आ जाते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। देखो अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी है और वो प्रूव हो जाती है तो क्या होता है, जो बैंक की जो प्रॉफिट्स होते हैं वो उस पर सीधा इफेक्ट डालता है अगर कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है। तो इसलिए मैंने जो बैंक के तरीके से मैंने मेमोरी टेक्निक बनाई है इसकी गुल्लक, तो बैंक की जो गुल्लक होती है वो फूट जाती है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। ये भी आईसीए का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। इसको तो बिल्कुल ही ऐसे ही उतार के आना है जैसे मैंने लिख रखा है ना, इसे एज इट इज उतार आना, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो पहला पॉइंट है क्लेम अगेंस्ट द बैंक बट नॉट एक्नॉलेज एज डेट। तो पहला पॉइंट हो गया सी से, क्लेम अगेंस्ट बैंक बट नॉट एक्नॉलेज एज डेट। सेकेंड पॉइंट है लायबिलिटी ऑफ पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट्स, जो लायबिलिटी है किसके लिए, पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट्स की। थर्ड है लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। लायबिलिटी ऑन अकाउंट किसके अकाउंट में, फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स और एंड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। फोर्थ है गारंटी गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स विद इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया। ए से है एक्सेप्टेंसेज, एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशंस और अदर आइटम्स फॉर विच द बैंक इज कंटिजेंटली लायबल। तो आपको ये बिल्कुल एज इट इज याद करना है, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे एज इट इज उतार के आना। पहला है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, मेमोरी टेक्निक से बोलता हूँ फिर याद रहेगा। जी से था गुल्लक, जी से था गारंटीज गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स, ओ से था अदर आइटम्स फॉर विच द बैंक इज कंटीजेंटली लायबल, एल से था लायबिलिटी ऑफ फॉर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट्स, फिर एल से था लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। ए से है एक्सेप्टेंसेज, एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशंस। फिर सी से है क्लेम अगेंस्ट बैंक बट नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट। ये जो है लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट जो है किस कहाँ कहाँ जरूरी है, बस ये एमसीक्यूज का भी बन सकता है। बिसाइड द ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ एज पर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट द टर्म्स ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड फॉरेन बैंक as well as their branches require the auditor to furnish the long form audit report। देखो ऑडिटर को तो एक तो इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट तो देनी ही होगी, साथ में आपको लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट देनी होती है, और वो कहाँ कहाँ कंपलसरी है देनी। हो सकता है आईसीएस का एमसीक्यू बना दे, पब्लिक सेक्टर बैंक में भी, प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी और फॉरेन बैंक में भी और उनकी ब्रांचेस में भी। तो उनकी ब्रांचेस, थर्ड पॉइंट का जो फोर्थ पॉइंट है वो तीनों में से रिलेटेड है। उनकी ब्रांचेस भी, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक और फॉरेन बैंक, और इनकी ब्रांचेस भी कवर हो जाएंगी। ठीक है, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट था। अब ये फॉरेन एक्सचेंज वाला भी बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें आईसीआई का। मतलब मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपका लास्ट टाइम ये रिवीजन है और अब आप क्लियर कर लोगे तो फिर आपको ये वीडियो बार बार देखनी भी नहीं पड़ेगी। तो ये वाला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ये मैंने आपको ये करवा देता हूँ और आपका रिकॉल भी हो जाएगा। और आपको कहीं पे लगता है कि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप पॉज करके वहाँ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो पहला पॉइंट है चेक द फॉरेन बिल्स नेगोशिएटेड अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट। फॉरेन एक्सचेंज के अंदर पहला पॉइंट है
आपको फॉरेन बिल को नेगोशिएट जो हुए हैं अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट वो देखना होगा, चेक करना होगा। चेक करना होगा FCNR एंड नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स वेदर द डेबिट एंड क्रेडिट्स आर परमिसिबल। जो नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स हैं उनका जो डेबिट क्रेडिट जो है लिमिट से जितना परमिसिबल है उतने उसी हिसाब से डेबिट क्रेडिट हो रहे हैं, उसी रूल्स के हिसाब से। ये दूसरा पॉइंट चेक करना होगा। तीसरा है चेक वेदर इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस हैव बीन प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर। और जो तीसरा पॉइंट है आपको इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस चेक करना होगा कि वो प्रॉपरली अकाउंट हुआ कि नहीं हुआ। इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस जो है वो प्रॉपरली अकाउंट हुआ कि नहीं हुआ। फॉरेन एक्सचेंज से आप दिमाग लगाओगे आपको समझ में आ जाएगा कि जो बिल है वो नेगोशिएटेड हो अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट। जो नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स हैं वो उसमें डेबिट क्रेडिट क्या हो उतना ही परमिसेबल हो एज पर रूल्स। और इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस कैसे हो, प्रॉपरली अकाउंट हुआ हो है या नहीं हुआ है। तो इन तीन चीज को आपको चेक करना होगा। किसे तीन चीज को चेक करना होगा? एक तो फॉरेन बिल्स को चेक करना होगा, FCNR के एंड अदर अकाउंट्स को, और इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस को। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपके चेक से हो गए। फिर फोर्थ पॉइंट, 4 पॉइंट और हैं इसके अंदर, वो एंश्योर से रिलेटेड हैं। एंश्योर करना होगा कि जो नॉस्ट्रो अकाउंट है इन डिफरेंट फॉरेन करेंसीज आर विद इन द लिमिट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द बैंक। जो नॉस्ट्रो अकाउंट है वो क्या है, जो डिफरेंट फॉरेन करेंसी में नॉस्ट्रो अकाउंट है वो विद इन द लिमिट्स है कि नहीं है। फिर इंश्योर करना होगा, वेरीफाई करना होगा, रिकनसाइल करना होगा नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट ट्रांजेक्शन्स को। इंश्योर करना होगा, रिकनसाइल करना होगा किसको? नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट को। फिर इंश्योर करना होगा कि RBI की जो गाइडलाइंस है उसका फॉलो हो रहा है या नहीं। इंश्योर एडहेरेंस टू द गाइडलाइंस इशूड बाय द RBI। और लास्ट पॉइंट है ensure that the overbought and oversold position maintained in different currencies is reasonable considering the foreign exchange operations। आपको पता है कि जो करेंसीज का जो डिफरेंशिएशन होता है उसको मेंटेन करने के लिए RBI कुछ नॉर्म्स लगाता है, उस पर गाइडलाइंस लगाता है। तो उन सबको मेंटेन करने के लिए वो भी एक फॉरेन एक्सचेंज का पॉइंट बन जाएगा। इंश्योर करना होगा आपको ओवरसोल्ड सिचुएशन को, पोजीशन को मेंटेन इन डिफरेंट करेंसीज, क्योंकि RBI इंडिया का जो है सबसे ट्रांजेक्शन्स करते हो तो उसकी जो करेंसी का एक्सचेंज होता है वो इम्पोर्टेंट आ जाता है फैक्टर। तो उसको ऑपरेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसे रीजनेबली चेक करना होगा, इंश्योर करना होगा। तो 7 पॉइंट्स आपके हो जाते हैं। 3 तो चेक से हैं और 4 पॉइंट इंश्योर से हैं। 3 चेक क्या करना है? फॉरेन बिल चेक, फॉरेन बिल्स नेगोशिएटेड अंडर दिए लेटर ऑफ क्रेडिट। सेकंड है चेक FCNR जो है डेबिट क्रेडिट परमिसिबल है कि नहीं है। चेक वेदर द इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस प्रॉपर्ली अकाउंट हुआ कि नहीं हुआ। फोर्थ पॉइंट है इंश्योर करना होगा नॉस्ट्रो अकाउंट को जो डिफरेंट करेंसीज में है वो विद इन द लिमिट है कि नहीं। इंश्योर करना होगा, रिकनसाइल करना होगा नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स को। RBI गाइडलाइंस इंश्योर करनी होंगी कि फॉलो हुई कि नहीं हुई। और सेवेंथ पॉइंट है इंश्योर द ओवरसोल्ड पोजीशन मेंटेन्ड इन डिफरेंट करेंसीज इज रीजनेबल है कि नहीं है कंसिडरिंग द फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है, बैंक ऑडिट वाला। अगर आपको मेरा चैनल पसंद हो और कुछ हेल्प लगती हो आपको मेरे इस चैनल से, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय।